दोस्तों नमस्कार। मिशन प्रवक्ता भर्ती सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखिए बात करेंगे सुकरात के बारे में। सुकरात से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक एक वन लाइनर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट जो थिंकर्स का रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसके माध्यम से थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए ये जो रिवीजन का प्रोसेस है। इसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो और अरस्तु को भी खत्म किया है, आप उसको भी प्लेलिस्ट पे जाकर के उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कंप्लीट डिजी बुक है ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसे आप डाउनलोड करके उसे आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आप लोगों को एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है और कमेंट सेक्शन में भी एक्टिव रहना है, उसके माध्यम से आप लोग इंटरेक्शन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों के वहां पर हम साथ साथ में करते रहेंगे। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आ जाता है कि भाई सुकरात के बारे में 100 जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसमें जो सबसे पहला हो जाता है वो इनका जीवन परिचय हो जाता है। सुकरात के अनुसार अगर सुकरात की बात करें तो ये ग्रीस है ना, कहां पर ये सुकरात जो है वो एथेंस के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। ये कहां के हैं? ये ग्रीस एथेंस के हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि ये कहां के हैं, ये एथेंस के हैं। इनका जो जन्म होता है वो ईसवी पूर्व 469 ईसवी पूर्व एथेंस में होता है, ये आप याद रखें। 469 ईस्वी पूर्व इनका जन्म भी होगा। इसके बाद में इनके जो पिता हैं वो एक मूर्तिकार रहेंगे और माता एक दाई रहेंगी। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है प्रोफेशन यहां पर पूछ ले, तो मूर्तिकार इनके पिता रहेंगे और माता एक दाई रहती हैं, ये आपको याद रखना है। फेनरेट इनकी माता का नाम है। इसके बाद में जो अगला आता है वो सुकरात को पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में ये भी स्थापित हैं सुकरात, इनको इस वजह से भी याद रखा जाता है। एक चीज आप ये याद रखें कि सुकरात के बारे में बहुत सारे रिटन एविडेंसेस नहीं है, ये इनके छात्रों के माध्यम से उजागर होकर के आते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला जो इनका विचार है, अगला जो इनके जीवन से संबंधित बात है वो ये है कि इन्होंने कोई भी पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके द्वारा कोई भी पुस्तक, अब आपका काम तो आसान हो गया, आपसे कोई नहीं पूछेगा सुकरात की पुस्तक का नाम बताओ। सुकरात ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन इनके विचारों को प्लेटो ने और जेनोफोन ने लिपिबद्ध करने का काम किया था। तो इनके विचारों को लिपिबद्ध करने का काम किसने किया? तो ये प्लेटो और जेनोफोन ने किया। इनके बाद में जो इनके विचारक, इनके जो शिष्य रहे, उन्होंने इनके विचारों को लिपिबद्ध करने का काम किया। अब अगला जो नंबर आता है कि प्लेटो और सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहेंगे। प्लेटो जो है वो सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहेंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि सुकरात को उनके ही शिष्यों में से एक बहुत विद्वान व्यक्ति मिल जाता है। इसके बाद में सुकरात का निधन 399 ईस्वी पूर्व में हो जाता है ना। एथेंस की जनसभा द्वारा जहर पीने की सजा दी जाती है इन्हें जो है वो जहर पीने की सजा। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्हें जहर पीने की सजा दे दी जाती है, तो वो कौन है? वो हमारे सुकरात ही हो जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग, हिमलॉक विष उसे कहा जाता है। कौन सा विष? हिमलॉक विष इसे कहा जाता है। जनसभा द्वारा जहर पीने की सजा इन्हें होती है, जिसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 399 ईस्वी पूर्व में। अगला जो फैक्ट आता है वो इनकी जो मृत्यु का कारण है देवताओं के प्रति अनादर और युवाओं को भ्रमित करना बताया जाता है। इन्होंने ऐसा माना कि जो प्रशासन है उसने इन्हें पाया कि इनके जो विचार हैं वो युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। सुकरात ने विष पीने से पहले अपने शिष्यों को ज्ञान और नैतिकता के अंतिम उपदेश भी दिए थे। तो जो जहर पीने के पहले इन्होंने नैतिकता की बातें भी की और ज्ञान के उपदेश भी इनके द्वारा दिए गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला जो फैक्ट आता है वो इनके विचारों से आता है, इनके दर्शन से आता है। तो इन्होंने नैतिकता और ज्ञान पर, है ना, बहुत ज्यादा जो बात की वो नैतिकता की बात की और ज्ञान पर इन्होंने विशेष बल दिया। नैतिक आधार पर मूल्यों का ये विकास चाहते थे। उन्होंने कहा मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब इन्होंने कहा आई नो दैट आई नो एंड नथिंग, मतलब मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो हमें पता ही है, अब हमें इसके बारे में सीखने का कोई भी मतलब नहीं है, हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। आपको हमेशा ही सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को अज्ञानी समझेंगे तो आप अपने आप को फिर वहां से कुछ ना कुछ नया
नया आप सीख सकते हैं, है ना। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि स्वयं को ज्ञान का साधक माना था। इन्होंने जो है वो स्वयं को ज्ञान का साधक माना, ना कि शिक्षक माना, ये आप याद रखेंगे। तो इन्होंने अपना ज्ञान को ज्ञान का साधक, एक मीडियम माना, ना कि शिक्षक माना, ये आप याद रखें, है ना। शिक्षक के पास में ज्ञान अपने पास में उसके पास में रहता है, लेकिन जो साधक होता है वो लगातार ज्ञान को सीखता हुआ चलता है। तो इन्होंने ज्ञान का साधक खुद को माना था, ना कि शिक्षक माना था। इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सुकरात का मानना था कि सेल्फ नॉलेज, है ना, सच्चा जो ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान से आता है। जब तक आप खुद से नहीं सीखते, जब तक आप अपनी चीजों पर काम नहीं करते, जब तक आप सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करने का काम नहीं करते, तब तक आपको ट्रू जो नॉलेज है वो नहीं मिल सकती। सच्चा ज्ञान तब आपको नहीं मिल सकता, ये आप याद रखेंगे। अगला जो नंबर आता है वो सुकरात ने बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी की अवधारणा भी दी थी। विनम्रता की भी अवधारणा इनके द्वारा दी जाती है। वे मानते हैं कि सद्गुण जो है वो ज्ञान है। सद्गुण के बारे में प्लेटो ने ही बात की थी, नॉलेज इज वर्च्यू, है ना। जो सुकरात है वो भी ये मानते हैं कि वर्च्यू ज्ञान है, क्या है, सद्गुण ही हमारा ज्ञान है, ये आप याद रखें। उन्होंने कहा कि अनविकसित जीवन जीने योग्य नहीं है। एक अनविकसित जीवन जीने योग्य नहीं है। अगर आप अनविकसित हैं तो जीवन जो है वो आपका जीने योग्य नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि तर्कशीलता, है ना, और संवाद को ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। ये क्या माना जाता है, ये डायलेक्ट्रिक को ज्ञान प्राप्ति का, है ना, संवाद, तर्कशीलता। जैसे विवेकानंद ने भी कहा था ना कि संवाद के माध्यम से जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो ज्ञान का वर्धन होता है। उसी प्रकार से सुकरात भी कहते हैं कि संवाद और तर्कशीलता, अगर आप तर्क पेश करते हैं तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो डायलेक्टिक को एक तरह से इन्होंने प्रमोट करने का काम किया। सुकरात ने पूछा सच्चा न्याय क्या है, जिससे न्याय शास्त्र की नींव पड़ी। सच्चा न्याय की जब बात इन्होंने की तो उसी के बाद में फिर न्याय शास्त्र की, है ना, न्याय शास्त्र की भी नींव पड़ती है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि इनका मानना है कि मनुष्य नैतिक रूप से अच्छा बनने का प्रयास करे। मनुष्य क्या करे, वो उसे नैतिक आधार पर अच्छा बनना चाहिए। इस चीज का वो प्रयास करता रहे, तभी वो सक्सेसफुल होगा या फिर वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, है ना। तो नैतिक रूप से अच्छा बनने का इसे प्रयास करना चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है वो इनसे रिलेटेड आता है कि भाई सोक्रेटिक मेथड ये प्रतिपादित करते हैं। अब ये सोक्रेटिक जो मेथड है वो क्या है, किस तरह से ये काम करता है, तो आइए जानते हैं। तो मतलब सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सुकराती विधि विकसित की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सुकराती जो विधि है उसको विकसित किया था। इन्होंने इसके अलावा विधि में प्रश्नों के माध्यम से तर्क वितर्क कर सत्य तक पहुंचाया जा सकता है। इन्होंने इस चीज को प्रतिस्थापित किया। इन्होंने कहा कि म्यूटिक्स या बौद्धिक दाय विधि भी इसे कहा था। मतलब इस विधि में प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाएगा, तर्क वितर्क करके हमें पहुंचना कहां है, हमें सत्य तक पहुंचना है, हमें सत्य की खोज में निकलना है, हमें क्या करना है, हमें सत्य तक पहुंचना है। इस चीज को इन्होंने प्रतिस्थापित करने की कोशिश की। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इस विधि का उपयोग करके आधुनिक जो शिक्षा है या कानून में किया जाता है। इसका जो उपयोग है सोक्रेटिक मेथड का, ये किसमें, आधुनिक शिक्षा और कानून में भी किया जाता है। आप देख सकते हैं भाई तर्क वितर्क के माध्यम से ही अब वर्तमान में शिक्षा पद्धति हमारी विकसित है, तो आधुनिक शिक्षा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुकराती विधि जो है वो मुख्य उपदेश इसका आत्मविश्लेषण और तर्क शक्ति को बढ़ाना होता है। सुकराती विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, वो आत्मविश्लेषण और तर्क शक्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य हो जाता है। यह विधि आज भी आलोचनात्मक सोच के लिए उपयोगी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यह विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इस चीज को यहां पर प्रतिस्थापित किया गया। प्लेटो ने इस पद्धति को सत्य तक पहुंचाने का माध्यम भी माना। इसको इन्होंने सत्य तक पहुंचने का माध्यम भी माना। अगर आप सत्य तक पहुंच रहे हैं तो सोक्रेटिक मेथड जिसमें तर्क वितर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो तर्क वितर्क आप करेंगे ये सत्य की प्राप्ति या सत्य की खोज की तरफ आपके मार्ग को, आपके राह को अग्रसर करेगा। अगला जो नंबर आता है वो आता है यह विधि प्रश्न और उत्तर पर आधारित होती है। प्रश्न उत्तर पर आधारित जो विधि है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित होती है, तो वो भी सुकरात के माध्यम से ही स्थापित होती है। सुकरात ने कहा सही प्रश्न पूछो, सही उत्तर मिल जाएगा। अगर आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो तो सही उत्तर की अपेक्षा मत करो, लेकिन अगर आपने सही क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा तो सही उत्तर भी आपको मिलेगा। शिक्षा वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड के विकास में ये विधि जो है वो सहायक बनती है। साइंटिफिक मेथड तो आपने देखा है भाई, रीजनिंग पर ही पूरी तरह से बेस्ड है, तर्कों पर ही पूरी तरह से बेस्ड है ना, प्रश्नों पर ही पूरी तरह से बेस्ड है। तो सुकरात की ये जो विधि है ये साइंटिफिक मेथड को भी डेवलप करने का काम करती है। अगला जो पॉइंट इससे रिलेटेड आता है तो कि सुकरात ने राजनीति के बारे में क्या क्या विचार दिए हैं। तो सबसे पहला आता है कि भाई डेमोक्रेसी के ये भी आलोचक हैं, है ना। भीड़ तंत्र हम लोगों ने पहले ही देखा है, ये भी डेमोक्रेसी के आलोचक पाए गए। उन्होंने तर्क दिया कि अज्ञानी जनता का शासन खतरनाक होता है। अगर जनता अज्ञानी है पूरी तरह से तो उनका शासन भी तो खतरनाक होगा ना। उसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर जनता बहुत ज्यादा योग्य है तब तो ठीक बात है, लेकिन अज्ञानी जनता है और उसका शासन अगर हो रहा है तो वो खतरनाक है। अच्छे नेता वे होते हैं जो ज्ञान और नैतिकता रखते हैं। नैतिक नेता की बात ये करते हैं, है ना। नैतिकता अगर नेताओं के अंदर है, जो कि पूरी तरह से नहीं हो सकती, लेकिन वो जो जरूरी है वो अच्छे नेता के गुण होते हैं। ज्ञान और नैतिकता, ज्ञान भी होना चाहिए और नैतिकता भी इनके पास में होनी चाहिए, तब यहां पर चीजें नॉर्मल रहेंगी। अब उनके अनुसार शिक्षित लोगों को ही शासन करना चाहिए। इनके अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि भाई शिक्षित लोगों को ही शासन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10वीं पास है और कोई नेता बना घूम रहा है। अगर इंसान शिक्षित नहीं है तो वो समाज को, वो शासन को नहीं चला सकता, ये इन्होंने कहा था। सो सुकरात ने, अगर पूछा जाए कि शिक्षा की अनिवार्यता को राजनीति में किसने प्रतिपादित किया था, तो वो सुकरात हैं। उन्होंने लोकतंत्र के बजाय दार्शनिक राजाओं का समर्थन किया, फिलोसफर किंग का समर्थन किया। प्लेटो ने रिपब्लिक में सुकरात के राजनीतिक विचारों को विस्तृत रूप से समझाया भी है ना। सुकरात के न्याय और नैतिकता को राजनीति से ऊपर रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा शक्ति का उपयोग नैतिकता के साथ होना चाहिए। शक्ति का जो उपयोग है वो किसके साथ में हो, नैतिकता के साथ में। ऐसा नहीं कि शक्ति का केवल प्रयोग ही करते जा रहे हो, वहां पर नैतिकता को आप दरकिनार करके चलो। तो शक्ति का प्रयोग तो करो, लेकिन नैतिकता के आधार पर, मॉरल वैल्यूज के आधार पर आप शक्ति का प्रयोग करो। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि सुकरात ने एथेंस के नेताओं को खुलकर आलोचना की थी, जिसी वजह से इनको देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है और इन्हें विष पीने पर मजबूर भी कर दिया जाता है। ये आप याद रखें। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इन पर मुकदमा, है ना। तो 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात पर मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें युवाओं को गुमराह करने और देवताओं के अपमान के लिए इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अब इसके बाद में जनसभा में इन्हें विष पीने पर मजबूर भी किया जाएगा। एथेंस की जनसभा में इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें विष पीने पर मजबूर भी किया जाएगा। 500 न्यायाधीशों की जूरी द्वारा दोषी ये ठहराए जाएंगे, एक दो नहीं, यहां पर ये संख्या 500 है। 500 न्यायाधीशों की जो जूरी थी उनके माध्यम से इन्हें दोषी पाया जाता है। 280 न्यायाधीशों ने उन्हें दोषी ठहराया था और 220 जो हैं वो इन्हें निर्दोष कह रहे थे। 280 रेशियो 220 यहां पर चलता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। दोषी और निर्दोष, है ना। दोषी कितने लोग माने इन्हें 280 लोग जो हैं वो दोषी मानेंगे, 220 लोग इन्हें निर्दोष मानेंगे। इन्हें मौत की सजा होती है। सीसो ने उन्हें भागने की सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने भागने से पूरी तरह से मना कर दिया था और इन्होंने कहा ये गलत नहीं है, अगर ये आलोचना कर रहे हैं तो वो आलोचना जरूरी है और उससे समाज में सुधार होगा। इस वजह से ये वहां से भागते नहीं है और उसके बाद में इन्होंने मतलब एक तरह से अपने प्राण को भी त्याग दिया, है ना। मृत्यु से डरना ज्ञान की कमी का संकेत होता है। अगर आप मृत्यु से डर रहे हैं इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली तो हमें मृत्यु ही मिलने वाली है। आपको अपने जीवन में अगर आपको ज्ञान है तो आप मृत्यु से नहीं डरेंगे। ये यहां पर सुकरात के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यहां पर हीमलॉक विष का सेवन इनके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है किस प्रकार का विष इन्हें दिया गया था। इन्होंने शांत मन से हीमलॉक विष का सेवन किया और उसके बाद में अपने प्राणों को इन्होंने त्याग दिया। मृत्यु के बाद में इनके विचारों को प्लेटो ने आगे बढ़ाया, जो कि इनके शिष्य रहे, है ना। इसके बाद में प्रभाव इनसे क्या हुआ पूरे समाज में, तो शिक्षाओं ने पश्चिमी दर्शन में
उसको बहुत गहराई से प्रभावित किया था। इन्होंने जो बात कही कि भाई लोकतंत्र बहुत ज्यादा गलत है, जनता अज्ञान है तो वो गलत है, अज्ञान नेता भी आगे कार्य नहीं कर सकता, इस तरह की चीजों ने बहुत ज्यादा प्रभाव इनका बढ़ाया था। प्लेटो और अरस्तु को जो प्रसिद्धि मिली उसके पीछे जो अनुयायी कौन थे, है ना, वो सबसे बड़े जो इनके पीछे का कारण था वो क्या था, सुकरात के प्रिंसिपल्स को ही तो ये आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे ना। तो उस आधार पर प्लेटो और अरस्तु की जो प्रसिद्धि है उसके कारक भी एक सुकरात को माना जाता है। न्याय शास्त्र के लिए इन्होंने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं इनके विचारधारा आधुनिक नैतिकता और तर्क शक्ति, जो कि आधुनिक बहुत सारे मेथड्स में भी यूज होती है, हमारी शिक्षा में भी यूज होती है, साइंटिफिक मेथड्स में भी यूज होती है। जो तार्किक आधार पर इन्होंने बातों को रखना और उनको अपना स्पष्ट रखने की बात जो की थी वो अभी भी आधुनिक समय में भी यूज होती है। अगला जो पॉइंट आता है वो शिक्षा शास्त्र, है ना, पेडागोजी में उपयोग की जाती हैं शिक्षाएं जो हैं वो किसमें यूज की जाती हैं, ये पेडागोजी में उपयोग की जाती हैं। सुकरात के तर्क शास्त्र ने विज्ञान और गणित के विकास में मदद भी की थी, ये भी आप याद रखेंगे। सुकरात के तर्क शास्त्र ने विज्ञान और गणित के विकास में मदद भी की। प्लेटो का डायलॉग्स, है ना, में सुकरात की शिक्षाएं संरक्षित होती हैं। प्लेटो के डायलॉग्स में सुकरात की शिक्षाएं भी संरक्षित हैं, ये आप याद रखें। प्रश्न पूछने की कला, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का जनक भी सुकरात को माना जाता है। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग भी यहां पर सुकरात को माना जाता है। साइंटिफिक पैराडॉक्स से भी उनका नाम जोड़ा जाता है। सुकरात की मृत्यु ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न उठाए थे। भाई यहां पर इन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से नेताओं का विरोध किया, उनकी आलोचना की, तो वो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर भी सवाल उठाया गया। अगला जो नंबर आया वो ये आया कि सुकरात से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले आया कि इन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी। इनकी पूरी जो शिक्षा है वो मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचती हुई चली गई। इन्होंने अक्सर एथेंस में गलियों में घूम करके लोगों से ये प्रश्न पूछा करते थे, उसी के माध्यम से इनका जीवन चला था। ये अपने समय के एक अजीब आदमी माने जाते थे। उस टाइम पर ये एक तरह से अशांत आत्मा नहीं होता, उस तरह से ये दूसरों से पूरे इलाके में घूम घूम करके लोगों से प्रश्न पूछा करते थे। एथेंस की गैडफ्लाई, है ना, गैडफ्लाई ऑफ एथेंस भी इन्हें कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। गैडफ्लाई ऑफ एथेंस सुकरात को ही कहा जाता है ना, किसको, सुकरात को ही कहा जाता है, ये आप याद रखें। सुकरात के तर्कों ने नई परंपरागत विश्वासों को चुनौती भी दी थी। नए परंपरागत विश्वासों को भी चुनौती देने का कार्य सुकरात के इन तर्कों ने किया था। उनके विचार आज भी नैतिकता, दर्शन और राजनीति में पढ़ाए जाते हैं। इनके विचार आज भी नैतिकता में देखने को मिलेंगे, दर्शन में भी हैं और राजनीति में तो इसका अच्छा खासा रोल रहता ही है ना। अगला जो पॉइंट आता है वो सभ्यता और मार्गदर्शन। उन्हें सभ्यता का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। इसी के बाद से एक शुरुआत होती है, एक होड़ लगती है राजनीतिक शास्त्र में अपने अपने विचारों को स्पष्ट करने की। तर्क और नैतिकता पर इनकी विचारधारा आधारित थी, जो कि अभी वर्तमान में साइंटिफिक मेथड्स में भी यूज होती है ना। कृपया एक्सलेपियस के लिए एक मुर्गा बलिदान करें। अंतिम शब्द इनके पास क्या था, एक्सलेपियस के लिए एक मुर्गा बलिदान करें, ये इनके अंतिम शब्द थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनके अंतिम शब्द क्या थे। अंतिम शब्द में किस पक्षी या फिर किस जीव का वर्णन इन्होंने किया, तो इन्होंने मुर्गे का वर्णन बेसिकली किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब अगर आप देखें कि मनुष्य को अपनी आत्मा को शुद्ध करने के शुद्ध और नैतिक रखना है, ये इन्होंने कहा। आत्मा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध और नैतिक होनी चाहिए। वे मानते हैं कि सत्य की खोज ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सत्य की खोज क्या है, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सुकरात ने कभी धन संपत्ति नहीं जुटाई, एक साधारण जीवन जीते हुए रहे, कभी कोई किताब नहीं लिखी ताकि इनका कोई आगे चल करके उसका यूज ना करे। वे कहा करते थे जो अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते वो स्वतंत्र ही नहीं रह सकते। वो अपने विचारों से ही परतंत्र होते हैं, वो अपने विचारों के ही गुलाम रहते हैं। तो अपने विचारों पर नियंत्रण को ये बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। उनके अनुसार अज्ञान ही सभी बुराइयों की जड़ होता है। अगर अज्ञानता ही नहीं है तो बुराइयां भी आधे से ज्यादा खत्म हो जाती हैं। दर्शन का शहीद भी इन्हें कहा जाता है। दर्शन मतलब एक तरह से अपने विचारों के लिए ये एक तरह से शहीद भी होते हैं। इन्हें दर्शन का शहीद भी कह करके संबोधित किया जाता है।
उनकी जो शिक्षाएं हैं वो नैतिकता पर सबसे अधिक केंद्रित हैं, एथिक्स पर सबसे अधिक इनकी शिक्षाएं केंद्रित हैं, ये भी इन्होंने कहा। सुकरात ने कहा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता। अगर आप लोग खुद में ये सोचेंगे कि यार हमें तो सब कुछ पता है, पूरी पॉलिटी हमें याद है, सब कुछ हम लोग कर लेंगे एग्जामिनेशन में, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? भाई पहले से अगर जो ज्ञानी बना बैठा हुआ है उसे आगे ज्ञान को एक्सेप्ट करना नहीं आता, इसी वजह से वो अज्ञानी ही रह जाता है। तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि वह कुछ नहीं जानता। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह स्वीकार करेगा कि वो कुछ भी नहीं जानता। उनका मानना था कि ज्ञान अर्जन एक सतत प्रक्रिया, एक दिन में नहीं खत्म होगी, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ज्ञान का अर्जन कभी भी समाप्त नहीं होता। वे बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या करते हैं? ये आंतरिक गुणों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं बाहरी दिखावे से ज्यादा। इसके बाद में सुकरात की शिक्षा का प्रभाव क्या होगा? सुकरात की शिक्षा का प्रभाव, बेसिकली सुकरात ने नैतिक दर्शन, मॉरल फिलॉसफी की नींव रखी थी। इसके अलावा विचारों ने यूरोपीय पुनर्जागरण को प्रभावित किया था। इनके विचारों ने जॉन लॉक को, कांट को, हीगल जैसे दार्शनिकों को भी प्रेरित किया था। तो इनके शिष्यों में जैसे प्लेटो आते हैं, अरस्तु आते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे अन्य भी विचारकों को ये प्रभावित करते हैं। इनका जो एक तरह से न्याय है, वो न्याय और नैतिकता संबंधी विचारों ने आधुनिक कानूनी प्रणाली को प्रभावित किया, वैधानिक पद्धति को भी प्रभावित किया, जो कि पूरी तरह से तर्कों पर ही बेस्ड होती है। इन्होंने सुकरात के विचारों को प्लेटो ने अपने ग्रंथ अपोलॉजी, क्रीटो और फ्रेडो में लिखा था। सुकरात के विचारों को प्लेटो ने अपोलॉजी में भी लिखा, क्रीटो में भी लिखा और फ्रेडो में भी लिखा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई अपोलॉजी में किसके विचारों का संकलन प्लेटो के द्वारा किया गया? तो वो सुकरात के विचारों का संकलन किया गया। आधुनिक लोकतंत्र में सुकरात की आलोचना, सोच का, क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग आज भी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग आज भी अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो आधुनिक लोकतंत्र में भी इसका यूज होता है बेसिकली, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है उनके तर्कों का प्रभाव आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी देखा जाता है। जो तर्क के आधार पर शिक्षा इन्होंने कही, इन्होंने जो ज्ञान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, वो आज भी आधुनिक शिक्षा में देखी जाती है। सुकरात के विचारों ने पश्चिमी और पूर्वी दर्शन को पूरी तरह से प्रभावित किया था। इनका विश्वास था एक नैतिक व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप मृत्यु से नहीं डर सकते, अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप मृत्यु से नहीं डर सकते। इस तरह के विचार को ये प्रतिस्थापित करते हैं। अभी वर्तमान में आधुनिक युग में सुकरात का क्या रोल है? तो इनकी शिक्षाएं आज भी नैतिक हैं, आज भी इनके मतलब आप समझ लीजिए एक व्यक्ति इतने पुराना व्यक्ति है, उसके बाद भी आज भी इनके विचारों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके विचारों में जो नैतिकता और नैतिक दर्शन की बात है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट है। सुकराती विधि का उपयोग करेंगे, आधुनिक शिक्षण और कानून के क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। सुकरात की आलोचनात्मक सोच को आज तर्कपूर्ण संवाद का आधार, लॉजिकल डिस्कोर्स का एक बेस भी माना जाता है, ये आप याद रखें। इसके अलावा उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सत्य और नैतिकता के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनका जीवन किस तरह विष पी करके इन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों को इन्होंने छोड़ा नहीं, अपने सत्य और नैतिकता की भावना को इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस चीज का उदाहरण इनका पूरा जीवन ही है। कई आधुनिक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सुकरात की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का प्रतीक सुकरात को माना जाता है, ये भी आप याद रखें, क्योंकि इन्होंने हर बार जो वकालत की वो ज्ञान की वकालत की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की वकालत की, और अज्ञानी व्यक्ति को राजनीति के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं माना, ये आप याद रखें। इन्होंने नेताओं की पूरी तरह से आलोचना भी की थी। शिक्षाएं आज भी नैतिक नेतृत्व के लिए प्रेरणा है। ये क्या है? ये एथिकल लीडरशिप के लिए आज क्या है? प्रेरणा है। लेकिन नैतिक आधार पर क्या राजनीति वर्तमान में हो रही है, क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। और सुकरात की न्याय की परिभाषा को आधुनिक न्याय शास्त्र में अध्ययन किया जाता है ना। न्याय जो है वो सुकरात की न्याय परिभाषा को आधुनिक न्याय शास्त्र में अध्ययन भी किया जाता है, ये भी आप याद रखें। तर्क की शक्ति में विश्वास रखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हथियार तर्क ही होता है। क्वेश्चन, भाई विवेकानंद ने भी इस चीज को माना, बहुत सारे अन्य विचारकों ने भी इस चीज को माना। अभी जो मौजूदा जो
जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसने भी इस चीज को सराहा है और इसको अपनाने का काम किया है। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है उसने भी इस चीज को माना है, इसको भी स्थापित करने की बात की। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? वो तर्क की शक्ति में विश्वास है। तर्क की शक्ति आपको कहीं से कहीं पर भी पहुंचा सकती है और आपके ज्ञान को बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित भी, बहुत अच्छे से वो बढ़ा भी सकती है। उनकी जो अंतिम शिक्षा है वो सत्य की खोज में लगे रहो, यही जीवन का असली उद्देश्य है। किसमें आपको लगे रहना है? आपको सत्य की खोज में लगे रहना है। बाकी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, सत्य की खोज ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको इन सभी, हम लोगों ने यहां पर 100 वन लाइनर्स सुकरात से संबंधित देखे हैं, अगर आपको सारे के सारे वन लाइनर्स पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा टाउन पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है, ताकि ये जो सीरीज है इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू कर पाए। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में भी, अगला जो विचारक आपको पढ़ना है उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।